नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सुशील कुमार एडवोकेट। और आज फिर हम एसीआई के इस वेबिनार में एक बार साथ हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिसलेनियस चैप्टर 6 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यह हमारा जो हफ्ता चल रहा है ये द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के ऊपर चल रहा है और इसके ऊपर हमारा ये लेक्चर प्रतिदिन किया जाता है। तो जैसा कि इस एक्ट के अंदर लिखित है कि सेक्शन 45 मतलब 45 से लेके सेक्शन 52 तक इस अध्याय के अंदर जुड़े हुए हैं जो मिसलेनियस में है। इसके अंदर यह मेंशन है, ये अध्याय हमें क्या बताता है। इलीगल प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट, यदि कोई व्यक्ति जो कि वकील नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जो एडवोकेट नहीं है और यदि वो प्रैक्टिस कर रहा है तो वो एक उसे इलीगल व्यक्ति माना जाएगा और इलीगल प्रैक्टिशनर माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति को दंड देने का प्रावधान है जो कि इसके अंदर 6 महीने तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 46 को ओमिट कर दिया जा चुका है 26 दिसंबर 1993 में। इसके बाद 46 ए फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट काउंसिल, मतलब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो स्टेट बार काउंसिल को फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी अगर उसे कोई जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि कोई कंट्री, सपोज करो कोई भी कंट्री है और वो ऐसा बैन लगा देती है कि हमारे यहाँ के जो एडवोकेट्स हैं, जो हमारे यहाँ के जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, वो वहां पे जाके अपना एनरोलमेंट नहीं करा सकते या वहां पे अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए इस एक्ट के अंदर यह प्रावधान रखा गया है कि वहां की कंट्री के व्यक्तियों के लिए भी यहाँ पर उनका एनरोलमेंट नहीं होगा और वो लीगल प्रैक्टिशनर यहाँ पे बन के प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति या विशेष या कोई संस्था चाहे तो किसी बार काउंसिल ऑफ स्टेट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या जो उसकी जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है उनके खिलाफ या उनके किसी भी मेंबर के खिलाफ कोई भी सिविल सूट या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकती। जैसा आप देखते होंगे कि हम कोर्ट के अंदर देखते हैं कि यदि हम एमएम कोर्ट या फिर किसी और कोर्ट, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कि यदि हम एमएम कोर्ट के किसी ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए हम हाई कोर्ट, जैसा कि हमारा लॉ बताता है, या फिर सेशन कोर्ट के अंदर रिवीजन में, अपील में बहुत सारे प्रोविजन है उसके अंदर हम जाते हैं। तो हम जज साहब को कभी चैलेंज नहीं करते वहां पर, उनके सिर्फ ये कहते हैं जो ऑर्डर है इसके अंदर ये लीगलिटी और मैं इसका जो मुझे लगता है कि ऑर्डर गलत पास हुआ है तो इसको चेंज किया जाए, इसमें बदलाव किया जाए, इसे सेट असाइड किया जाए, वो एज पर प्रेयर होता है। तो वही यहाँ पर है कि इन जो डिसिप्लिनरी कमेटी है या फिर स्टेट कमीशन, जो हमारी बार काउंसिल ऑफ स्टेट है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनके ऑर्डर को या इनके नोटिफिकेशन को ही चैलेंज किया जा सकता है, उनको डायरेक्टली उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा या प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। और सेक्शन 48 से इसमें रिवीजन के बारे में बताते हैं कि यदि डिसिप्लिनरी कमेटी ने फिर स्टेट कमीशन ने कोई ऑर्डर किया है तो उसका रिवीजन कौन करेगा, कैसे करेगा। फिर रिव्यू के बारे में बताया गया, जो कि पावर्स हमारी बार काउंसिल ऑफ स्टेट के पास ना होके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास होती हैं। आगे ये हमारा सेक्शन ये बताता है कि डायरेक्शंस, पावर जो डायरेक्शंस दे सकते हैं, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर बार काउंसिल ऑफ स्टेट कोई डायरेक्शन दे सकती है यदि कोई उसे ऐसा लगता है कि हाँ जी ये काम होना चाहिए, टू इजीली मूव करने के लिए या फिर हमारी जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट को चलाने के लिए अगर कोई डायरेक्शन देने की आवश्यकता हो तो उसका प्रावधान इसके अंदर किया गया है। और जनरल पावर्स उसके बाद डिस्कशन की गई है कि जैसे जो जनरल पावर्स हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, वो जनरल पावर्स क्या हैं, तो वो ये बताती हैं कि जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट के जो हमारे मेंबर्स हैं उनको इलेक्शन करने का अधिकार है, इलेक्शन में वोट करने का अधिकार है, नॉमिनेशन करने का अधिकार है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही यह
बताया गया है कि सीनियरिटी कैसे डिसाइड होगी या फिर सीनियर कौन कहा जाएगा, तो इसके बारे में ये प्रावधान दिए गए हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी एडमिशन की, यदि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि किसी भी कॉलेज के अंदर जो कि एफिलेटेड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, उसके अंदर एडमिशन लेने की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी और कैटेगरी क्या होगी एनरोलमेंट की। जो बार काउंसिल में जो हम बार काउंसिल ऑफ स्टेट में जो अपना एनरोलमेंट कराते हैं तो एडवोकेट्स की, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि एक सीनियर एडवोकेट होते हैं और दूसरा प्रोविजन है वो कि सिर्फ एडवोकेट होते हैं। तो उसमें कैटेगरी क्या होगी जैसे उनको वहां पे दिया जाएगा। राइट टू प्रैक्टिस के बारे में डिसाइड कर सकते हैं, ये जनरल पावर्स है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। यदि कोई एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपने एनरोलमेंट को ट्रांसफर कराने की या फिर अपनी मेंबरशिप एनरोलमेंट जो हमारा मेंबरशिप जो हमने ली है बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर, तो उसकी एप्लीकेशन जो मूव होगी वो यही बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव करेगी। उसके बाद ही उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एनरोल किया जा सकेगा। प्रोफेशनल कंडक्ट्स जो एडवोकेट्स हैं उसके बारे में रूल बनाने की पावर है। लीगल एजुकेशन के लिए यह पावर है कि वो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसके अंदर जो लीगल एजुकेशन का स्तर क्या रहेगा, क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, तो इसके बारे में जो डिसीजंस होंगे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेगी, इसकी रूल बना सकती है। फॉरेन क्वालिफिकेशंस के रूल हैं कि अगर ये किसी फॉरेनर्स को यहाँ पर एनरोल होना है या फिर हमें किसी फॉरेन में जाके मतलब अगर एनरोल होना है तो जो बाहर के जो एडवोकेट्स जो बाहर के जो लॉ ग्रेजुएट्स होंगे उनको अगर यहाँ पे एनरोल कराना है तो वो कैसे एनरोल होंगे, उनके क्या क्या नियम होंगे, उनके लिए एक स्पेशल फॉर्म होगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी। एडवोकेट्स की ड्रेस और उनके जो रॉब्स हैं उसके बारे में रूल बनाने की पावर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो ऐसी पावर्स हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी गई हैं जो वो रूल बना सकती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो सेंटर गवर्नमेंट्स की पावर है। तो सेंटर गवर्नमेंट्स की जो पावर है वो क्या पावर्स हैं और वो कैसे रूल बना सकती है, बेसिकली कि वो क्या रूल बना सकती है मेंबरशिप की क्वालिफिकेशन को लेकर बार काउंसिल के अंदर क्या रूल बना सकती है। तो वो पावर हमारी बार काउंसिल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सुपरविजन की पावर जो है या कंट्रोल जो स्टेट बार काउंसिल के ऊपर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कंट्रोल होता है जो उसकी सुपरविजन उसके बारे में जो पावर जो रूल्स बनाने की पावर है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए और बार काउंसिल के लिए, तो उसकी पावर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कैटेगरी की कैसे और कौन पर्सन एंटाइटल होगा टू एनरोल द बार काउंसिल ऑफ स्टेट, तो उसके ऊपर रूल बनाने की जो पावर है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। सीनियरिटी कैसे डिटरमाइन होगी इसकी पावर भी इसके अंदर लिखी हुई है। तो ये सब पावर्स हैं जो बार काउंसिल को मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको पीसफुली चलाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट के अंदर लिखी गई है। अब सेक्शन 50 हमें ये बताता है कि जिस दिन यह एक्ट लागू होगा बार काउंसिल द एडवोकेट्स एक्ट 1961, उस टाइम पे कौन कौन से सेक्शंस और उससे पहले चलने वाले जो एक्ट है वो खत्म कर दिए जाएंगे। इसके बारे में यह प्रोविजन दिया गया है कि सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 18, सेक्शन 13 लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1989 खत्म कर दिया जाएगा इसके, या बॉम्बे लीडर्स एक्ट का सेक्शन 3, 4, 6 खत्म कर दिया जाएगा, और इंडियन बार काउंसिल 1920 का सेक्शन 826 का सेक्शन 8 इंडियन बार काउंसिल्स एक्ट 1926 का खत्म कर दिया जाएगा। तो उसके बारे में जैसे जैसे अमेंडमेंट्स हुए इसको अप्लाई किया गया और इसको इन्फोर्स किया गया द एडवोकेट्स एक्ट को, के बारे में यह बताया गया है कि पिछले सभी कानून, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन में, कि जब इस एक्ट को लागू किया गया तो उससे पहले के चलने वाले जो प्रैक्टिस के एक्ट थे वो सब उस दिन से खत्म कर दिए गए थे जिस दिन से इस एक्ट को लागू किया गया था। रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है कि रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएंगे और कौन बनाएगा, ये हमारा एक्ट बताता है। सेविंग्स की पावर है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल 145 के अंदर ये पावर है कि वह जो रूल बनाती है उसको ये एक्ट सेव करता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बना सकती है।
तो साथियों, इसी के साथ ही आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और इस वेबिनार का हम अभी समापन की आपसे परमिशन चाहेंगे, आपसे आज्ञा चाहेंगे। और चूंकि आज हमारा चैप्टर 6 खत्म हुआ है, तो कल इसी समय पर हम मिलेंगे चैप्टर 7 के साथ में, अध्याय 7 के साथ में, और आगे द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अध्याय 7 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, हम चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।